हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर का नाम है हमारा क्षति का आकलन। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उद्देश्य देखो, हम इस चैप्टर में हम क्या समझेंगे, क्या क्या चीज़ों को समझेंगे। हम इस चैप्टर में समझेंगे आपदा क्षति आकलन के कुछ मुख्य तत्वों के बारे में। ठीक है, आपदा आकलन के विभिन्न आयामों का स्वरूप हम पढ़ेंगे और क्षति आकलन का ढांचा और पद्धतियाँ, ये हम सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो प्रस्तावना देख लेते हैं कि प्रस्तावना में कहा क्या जा रहा है। देखो, जब भी कोई आपदा आती है ना, तो क्या होता है कि उससे पूरा जीवन, पूरा संपत्ति, पर्यावरण और बुनियादी ढांचे को नुकसान होता है। ठीक है, और इस जो नुकसान होता है उसको मापने और दर्ज करने की ही प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्षति का आकलन। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है हमारा, क्षति का आकलन। तो हमें पता तो होना चाहिए ना क्षति का आकलन क्या होता है। देखो, आकलन यानी कि मापना, उसको समझना। ठीक है, क्षति यानी कि कितना नुकसान हुआ है, तो नुकसान को मापने और दर्ज करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्षति का आकलन कहते हैं। और आकलन से क्या होता है, आकलन से यह तय होता है कि राहत और पुनर्वास के लिए कितने संसाधनों की हमें आवश्यकता होगी। ठीक है, ये हमें आकलन से तय होता है। ठीक है, चलो फिर आगे देखो, यहाँ पे देखो क्षति आकलन के कुछ बुनियादी उद्देश्य संक्षिप्ततः निम्नलिखित बताए जा सकते हैं। देखो कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो क्षति का आकलन में देखो, तात्कालिक बचाव और राहत कार्यों के लिए प्रभावित क्षेत्रों में प्रवाह स्थिति जानने के लिए शीघ्र आकलन तैयार करना। ठीक है, अब जो भी क्षेत्र होगा वो प्रभावित होगा किसी भी आपदा से, ठीक है, तो उसके राहत कार्यों के लिए वहाँ पे शीघ्र जल्द से जल्द आकलन को तैयार करना। और कौन कौन सी जो चीज़ें नेसेसरी हैं, आवश्यक वस्तुएं हैं, भोजन, वस्त्र, औषधियाँ, आश्रय, ये सब चीज़ों को दी जाने वाली राहत की राशि का अनुमान लगाना और उसका अनुरूप तैयार करना। ठीक है, और दीर्घकालीन राहत और उपकरणों योजना की आवश्यकताओं के लिए विस्तृत आकलन तैयार करना और भविष्य की समकक्ष परिस्थितियों में उसी प्रकार की कार्यवाही के उद्देश्य से क्षेत्र की पहचान करना। ठीक है, चलो तो इतना हमने देखा। अब हम आगे, हमारा टॉपिक है, कौन सा हमारा टॉपिक है, आपदा क्षति आकलन के तत्व। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से तत्व दिए गए हैं, देखो कुछ निम्नलिखित यहाँ पे महत्वपूर्ण तत्व दिए गए हैं। ठीक है, तो कौन से आपदा क्षति आकलन के तत्व दिए गए हैं, उसमें कौन कौन से हैं, आवश्यक सूचना की प्रसार और आंकड़े, जो आंकड़े होते हैं, आंकड़ों को संग्रहण करना, उनके स्रोतों की पहचान करना और प्राथमिक और जो माध्यमिक स्रोतों से आंकड़े एकत्रित करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना, आंकड़ों की व्याख्या करना, रिपोर्ट बनाना और निष्कर्ष निकालना। ठीक है, और पूर्वानुमान लगाना, और लास्ट में हमारा है निर्णयकर्ताओं, योजनाकारों, इन सब आदि के लिए संस्तुतियाँ और उपायों के सुझाव देना। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और कुछ आकलन से उत्पन्न कुछ जो बुनियादी आंकड़े हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। कौन कौन से हैं, ये हैं प्रभावित जो क्षेत्र है पर पड़ा खतरे का प्रभाव। ठीक है, आपदा में बचे लोगों को बचाने और जीवित रखने के लिए जो किए जाने वाले तत्काल एवं आपातकालीन उपायों की आवश्यकता है। ठीक है, प्रयोग के लिए उपलब्ध संसाधन, दीर्घकालीन बहाली और विकास को बढ़ावा देने की संभावना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। आवास हो गया, जोखिम की डिग्री सहित गांव वार विभिन्न प्रकार के जोखिम के बारे में, उनकी असुरक्षित के बारे में विवरण जानना, भूतकाल की घटनाओं की क्षति और राहत के विवरण का रिकॉर्ड। ठीक है, और जनगणना के आंकड़े। ठीक है, कि वहाँ पे कृषि की और आबादी की गणना करना, भवन और विभिन्न ढांचों का विवरण जानना। ठीक है, तो ये सब है इसमें। आगे हमारा टॉपिक है क्षति आकलन के आयाम। ठीक है, क्षति आकलन के आयाम, हाँ चलो इसमें हम समझते हैं। अब देखो, क्षति आकलन के आयाम का मतलब है ना कि आपदा से हुए नुकसान को अलग अलग दृष्टिकोणों से देखना। ठीक है, अलग अलग दृष्टिकोणों से देखना और मापना। ठीक है, अब इसके भी कुछ आंकड़े हैं। ठीक है, अब देखो उनको समझते हैं हम। यहाँ पर देखो, अब देखो कैसे, जैसे कि मानव आयाम है ना, अगर हम कुछ अगर हम आयामों की बात करें, देखो तो एक हम बोल सकते हैं कि मानव आयाम। ठीक है, अब जैसे उसमें आ जाएगा हमारे मृतक, घायल और लापता लोगों की संख्या देखना, प्रभावित परिवारों और बेघर लोगों की स्थिति को देखना समझना, और बच्चे, महिलाएं जो बुजुर्ग हैं, विकलांग हैं, उनकी विशेष ज़रूरतें। और अगर हम भौतिक आयाम की ज़रूरत समझें, अगर भौतिक आयाम की अगर हम बात करें तो उसमें कौन सी चीज़ें आएंगी,
घरों, इमारतों, बस्ती का नुकसान, ठीक है, कितने घर पूरी तरह से ध्वस्त हुए, कितने आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए, इन सब के बारे में जांचना, ठीक है। यानी कि क्षति आकलन जो है एक बहुआयामी है। बहुआयामी कि बहुत सारे आयाम हो सकते हैं उसमें, ढांचागत आयाम भी हो सकता है, आर्थिक रूप से भी आयाम हो सकता है, ठीक है, पर्यावरणीय आयाम हो सकता है, सामाजिक आयाम हो सकता है और मनोवैज्ञानिक आयाम हो सकता है। यानी कि एक ही चीज़ नहीं है। स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, लोक कार्य, समाजशास्त्र, कितना ज़्यादा चीज़ें हैं इसमें, तो किसमें है, यानी कि क्षति आकलन क्या है, एक बहुआयामी कार्यवाही है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, कुछ निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है किसको, प्राथमिक रूप से प्राप्त सूचना होती है उसको। कौन कौन से, देखो, आपदा की प्रकृति यानी कि उसका तिथि, समय, आपदा का सही केंद्र स्थल कौन सा था, ठीक है, और आपदा के घटित होने के विवरण को, क्षति आकलन कार्य प्रकृति की नियमित रिपोर्ट को, और किसी कार्य विशेष या अभियान की बहाली अथवा संपूर्ण होने की अपेक्षित तिथि एवं समय, ठीक है। तो इतना है इसमें। अब देखो यहाँ पे आपदा जो है ना, उसके आंकड़े संग्रहण का कार्य निरंतर जो जारी रहता है, ठीक है, जो आपदा है। अब आंकड़े जो है एक टाइम पे अचानक से पूरा मिल नहीं जाता है, ठीक है। सपोज दैट किसी एरिया में बाढ़ आई है, ठीक है, आंकड़े मिल गए हमें आज कि इतने लोग घायल हैं, इतने मकान क्षतिग्रस्त हैं, इतने आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं, इतने लोग घायल हैं, या मृतकों की संख्या इतनी है, या फिर इतने लोग भी नहीं मिले हैं। तो ये क्या है, हमें एक डेटा मिल गया, एक आंकड़ा मिल गया। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि इतना ही है, इसका मतलब ये तो नहीं कि इतना मिल गया है, इतना डेटा बिल्कुल सही है, अब आगे कुछ नहीं है, इतने में ख़त्म, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या है कि जो लोग नहीं मिले उनको देखना है, हमें नहीं पता कि, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो क्या है, आंकड़े संग्रहण करना क्या है, एक निरंतर कार्य रहता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ों पर आधारित रहता है, किस पे, विशेषज्ञों की सलाह पे और विशेषज्ञता और सर्वेक्षण पे, ठीक है। नमूना सर्वेक्षण का उपयोग, सांस्कृतिक मनोदृष्टि और वैयक्तिक प्राथमिकताएं, ठीक है, इन सब चीज़ों पे आधारित रहता है हमारा, ठीक है। अब देखो हम आगे पढ़ते हैं संबंधित विभाग और सहायता समूह के बारे में, ठीक है, चलो इसको पढ़ते हैं। तो आपदा से संबंधित जितने विभाग होते हैं और सहायता समूह होते हैं, तो इनकी बहुत ज़्यादा अहम भूमिका होती है उस टाइम पे को, ठीक है। अब इसमें जैसे को नोडल विभाग हो गया, ठीक है, को अपने विभाग संबंधित कार्मिकों के माध्यम से अति शीघ्र ही आपदा से संबंधित उपलब्ध सूचनाओं को एकत्रित करना, उसे तैयार करना होता है। किसका काम है ये, संबंधित प्रशासन के नोडल विभाग, ठीक है, नोडल विभाग। और देखो सहायता समूह जो है उनका समन्वय किसका है, उनका जो समन्वय है वो क्षति आकलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, ठीक है। जो पीड़ित लोग होते हैं उनके लिए एक मंच प्रदान करते हैं, वहाँ पे अपने अनुभव बताते हैं, और यह समूह जो होते हैं सूचना स्रोत और संप्रेषण का भी साधन होते हैं। यानी कि जो सहायता समूह है ना, वो लोगों की क्षति के लिए बेहतर क्षतिपूर्ति और सुरक्षा परिवर्तन के लिए दबाव बनाने हेतु अभियान चलाने के लिए आपदा में गहन मीडिया हेतु का दोहन करते हैं। यानी कि उनको क्या क्या जाता है, एक मंच दिया जाता है, ठीक है, मंच दिया जाता है, उन्हें पूछा जाता है, अपना अपना सब वो एक्सपीरियंस बताते हैं, अपना अनुभव बताते हैं, ठीक है। इस प्रकार से मीडिया से वार्ता करने के लिए वो शामिल होते हैं। और इन व्यक्तियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केवल सही और प्रामाणिक सूचना ही मीडिया को दी जाए, और इसी समय किसी घटना या आपदा के बारे में किसी आलोचना या किसी के व्यक्तिगत विचारों का किसी भी अतिरंजित सार्वजनिक प्रेक्षण नहीं करना चाहिए, ठीक है। कोई मतलब अपना कोई उनका पर्टिकुलर है, कोई उनका पर्सनल कोई वो है, उसको उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रेक्षण नहीं करना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। चलो अब जो क्षति आकलन है ना, वो मध्यस्थता दो बुनियादी स्तरों पर आवश्यक होती है, ठीक है, दो। पहला क्या, पहला तो यह है कि यह क्या हो, यह आपदाकालीन राहत उपायों के लिए आवश्यक है, पहला, जिसमें क्या होता है, जिसमें राहत सामग्री और भोजन की मात्रा आपदाग्रस्त क्षेत्र में भेजने के लिए त्वरित क्षति आकलन ही आधार होता है, ठीक है, पहला तो ये है, ठीक है। और दूसरे स्तर पर क्या, दूसरे स्तर पर होता है दीर्घकालीन बहाली और उपकरणें कार्यों के लिए क्षति का विस्तृत तकनीकी आकलन किया जाता है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं त्वरित क्षति आकलन। अब देखो नाम हमने पढ़ लिया त्वरित क्षति आकलन, इसका हमें मतलब भी तो पता होना चाहिए। देखो ये वह प्रक्रिया है ना जिसमें क्या होता है, जिसमें आपदा घटित होने के तुरंत बाद, ठीक है, आपदा घटित हुई उसके तुरंत बाद जल्दी से नुकसान का अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। ये क्या है, त्वरित क्षति आकलन, यानी कि रैपिड डैमेज असेसमेंट, उसी टाइम कि जल्दी से नुकसान का पूरा अनुमान लगाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है कि राहत और बचाव कार्य को तुरंत शुरू किया जा सके, ठीक है। पहले अनुमान लगाते हैं कि हाँ इतना नुकसान होगा, तो उस हिसाब से वो पहले तैयारी शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये होता है इसका कार्य। अब जो त्वरित आकलन है,
इसमें शामिल किए जाने वाले कुछ बुनियादी मद है इस प्रकार है। देखो, स्थान का नाम आपदा के कारक हो गया, ठीक है, यानी कि उस स्थान का नाम बोलेंगे, आपदा के कारक यानी कि आपदा किस प्रकार की थी, उसकी टाइमिंग कैसी थी, और प्रभावित क्षेत्र कौन कौन सा है, ठीक है, कितने, यानी कि प्रभावित क्षेत्र में हम देखेंगे कितने घर व इमारतें क्षतिग्रस्त हुई, ये सब चीज़ें, कुल प्रभावित गांव और आसपास का इलाका, और कुल आबादी वहाँ की कितनी थी, ये हम उसमें देखेंगे। अब फिर आपदा का आकलन जो होता है, आपदा के प्रभाव का अनुमान क्या, आकलन यानी कि कितना इफेक्ट हुआ उससे आपदा से, ठीक है। तो आपदा के प्रभाव का आकलन क्या होता है, संभावित क्षति और आवश्यकताओं के परिदृश्य के रूप में लगाया जाता है, ठीक, कितनी, यानी कि कितना हम अनुमान या रूप से हम कितना क्षति हुई, कितनी वहाँ पे आवश्यकताओं के परिदृश्य के रूप में हम लगाते हैं, ठीक है। प्रस्तुत अनुमानों से क्षति को पूरा करने के लिए वांछित संसाधनों को पहले से ही तैयार कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हम आपदा का आकलन। अब देखो ढांचा और पद्धतियाँ। अब देखो ढांचा और पद्धतियाँ में देखो, क्षति आकलन की रूपरेखा को ना मुख्यतः हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। दो भागों में हमने विभाजित कर रखा है क्षति आकलन को। एक तो हमारा आरंभिक स्थिति का अवलोकन, दूसरा हमारा आवश्यकताओं का विश्लेषण, ठीक है। तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं अच्छे से। तो देखो, फर्स्ट इसमें क्या है, आरंभिक स्थिति का अवलोकन। आरंभिक स्थिति यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट जो हम बोलेंगे, ये पहला चरण होता है। जब क्या होता है, जब आपदा घटित होने के तुरंत बाद प्रभावित क्षेत्र की त्वरित जांच की जाती है, यानी उसी टाइम पे को वहाँ पे तुरंत वहाँ पे जांच की जाती है जो क्षेत्र प्रभावित होता है, इसलिए तो इसको बोल रखा है अवलोकन। तो आप समझिए, आरंभिक स्थिति यानी कि स्टार्टिंग जहाँ से हो रहा है, वहाँ पे स्थिति को स्टार्ट हो रहा है उस स्थिति से अवलोकन किया जाए, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है, आपदा से हुए तत्काल नुकसान की जानकारी लेना, ठीक है, जैसे कि कितने लोग प्रभावित हुए, ठीक है, कितनी इमारतें टूटी, सड़क और बिजली पानी, इन सब की स्थितियों को देखना, ठीक है। ये किसमें आएगा, आरंभिक स्थिति का अवलोकन में। और इसका उद्देश्य होगा आपदा के भौगोलिक विस्तार को समझना, ठीक है, बचाव और राहत कार्य के लिए तत्काल प्राथमिकताएं तय करना, ठीक है, ये सब इसी में आएगा। और ये जो होता है ना, यह जांच सामान्यतः स्थानीय प्रशासन, ठीक है, स्थानीय प्रशासन, पुलिस, पंचायत या स्वयं से संगठन द्वारा तुरंत की जाती है। इसे क्या कहते हैं, इसे हम त्वरित क्षति आकलन भी कहते हैं, ठीक है। चलो, दूसरा हमारा पॉइंट है आवश्यकताओं का विश्लेषण। अब ये दूसरा चरण होता है। अब देखो, पहले में तो इस आरंभिक स्थिति की जांच कर ली गई, सब कुछ पता कर लिया कि कहाँ पे कितना नुकसान हो सकता है, उसकी संभावना कितनी है। अब दूसरा, नुकसान हो गया तो वहाँ पे जितना भी नुकसान हुआ है वहाँ पे उसकी भरपूर करना है, ठीक है, उसको भरपाई करनी है उसकी, ठीक है। दूसरा चरण जो होता है ना, विस्तृत जांच पर आधारित होता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो प्रभावित समुदाय की वास्तविक व दीर्घकालिक ज़रूरतों का ध्यान दिया जाता है, ठीक है। उद्देश्य देखो, जैसे कि जो प्रभावित परिवार है उसको भोजन, पानी, दवा, कपड़े, आश्रय, इन सभी बुनियादी सुविधाएं कितनी है, वो कितने समय तक चाहिए, सब चीज़ें वहाँ पे देखी जाती हैं, ठीक है। पहले आरंभिक स्थिति में तो अनुमान लगा लिया गया, पूरा देख लिया गया कितना आप कहाँ पे नुकसान है, कितनी संभावना है। और दूसरे में, और जो प्रभावित परिवार हैं, अब उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था भी तो करनी है, ठीक है। जो कृषि, पशुधन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब के बारे में प्रभाव को आंकना। और दूसरा क्या, पुनर्वास और पुनर्निर्माण, इनके लिए भी संसाधनों व योजनाओं का अनुमान लगाना, ठीक है। अब ये कार्य किसके द्वारा होता है, यह कार्य ना विशेषज्ञ दल, जैसे कि आपदा प्रबंधन हो गया, आपदा प्रबंधन विभाग हो गया, तकनीकी विशेषज्ञ, स्वास्थ्य व कृषि अधिकारी, इन सब में ये करते हैं, ठीक है। चलो, अब हम देखते हैं मानव जीवन की हानि और क्षति का आकलन। इसमें क्या दिया गया है, देखो, मानव जीवन की हानि ना जीवित लोगों के जीवन को कई तरीके से प्रभावित करती है, जो क्या होता है, जो सही जीवन जीने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें प्रभावित करती है वो। और इस हानि की जो पहली सूचना में इस प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले परिवारों की संख्या के आधारभूत आंकड़ों को ज्ञात करना है, जिसकी क्षति का आकलन किया जाना है, ठीक है। अभी जो आकलन होता है उसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं, जो हमारी मानव जीवन की हानि होती है उसमें क्षति का जो आकलन किया जाता है, उसमें हमारा आएगा कि मृतकों की संख्या कितनी है, स्थायी विकलांगता क्या है, गंभीर रूप से कितने घायल हैं, ये सब क्या बेसिक चीज़ें जो हमें इतनी पता ही हैं थोड़ी बहुत, मामूली जो घायल हैं उनकी संख्या, लापता व्यक्तियों की संख्या, ये सारे की सारी डिटेल इसमें इकट्ठा करना, ठीक है। चलो, अब देखो आवासीय क्षति का आकलन। अब देखो, जो आवासीय क्षति का आकलन होता है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जिसकी कोई आपदा है,
भूकंप है, बाढ़, तूफान, भूस्खलन, कोई भी आपदा है, इनसे लोगों के घर और रहने की जो जगह है उनको, उनके जो नुकसान होता है उसका मूल्यांकन करना। आवास का मतलब क्या होता है, जहाँ हमारे घर है उसी को तो हम आवास बोलते हैं, ठीक है, उसी को तो आवास बोलते हैं ना हम। तो जहाँ पे हम घर है, जो रहने की जगह है, उनके नुकसान का मूल्यांकन करना ही क्या होता है, आवासीय क्षति का आकलन। अब इसमें क्या होता है, इसके मुख्य बिंदु की अगर हम बात करें तो इसकी घर की संरचना पर असर, ठीक है, इसमें देखा जाता है कि पूरी तरह नष्ट हुआ या क्या, क्या जब मकान रहने के लायक है या नहीं है। कभी कभी ऐसा होगा पूरी तरह नष्ट हो जाएगा, पूरा कोलैप्स हो जाएगा, या फिर कोई आंशिक रूप से क्षति है, जैसे कि दीवारें, छतें, दरवाजे, खिड़कियाँ हल्की फुल्की टूटी हैं, लेकिन कुछ मरम्मत से ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा है, ठीक है। या फिर सुरक्षा का मूल्यांकन, कि घर में रहना सुरक्षित है या नहीं है, ठीक है, ये सब देखा जाता है। अगर जोखिम ज़्यादा है तो परिवार को अस्थायी रूप से दूसरी जगह आश्रय की ज़रूरत भी तो पड़ती है, तो दूसरी जगह भी भेजा जाता है। सामाजिक आर्थिक पहलू, कि परिवार कितने बेघर हुए, किराएदार, जो झुग्गी झोपड़ी और कच्चे मकानों में रहते हैं, उन पर कितना ज़्यादा असर पड़ा। और सहायता और पुनर्वास की भी बात की जाती है, जिसमें हमारे राहत पैकेज, कुछ मुआवजा राशि दी जाती है, अस्थायी घर जो होते हैं, टेंट, शेल्टर होम, ये प्रोवाइड किए जाते हैं, और लंबे समय में नए मकानों का निर्माण या फिर पुनर्निर्माण भी किया जाता है। इस सब हमारा किस में आता है, आवासीय क्षति का आकलन। इसमें जो आकलन के लिए जो कुछ मुख्य जो प्रोसेस होती है ना, क्षति का क्षेत्र का भ्रमण किया जाता है, वहाँ की विवरण ली जाती हैं, ठीक है, क्षति, सुरक्षा के बारे में वहाँ के चित्र, फोटो, दस्तावेज ले जाते हैं, और मकानों के स्तर का सर्वेक्षण किया जाता है, ठीक है। अब देखो सामुदायिक आधारभूत संरचनाओं का क्षति आकलन, ठीक है। अब जो आधारभूत संरचनाओं की क्षति में न केवल बुनियादी सेवाएं हैं, जो आधारभूत, जो जो इंफ्रास्ट्रक्चरल बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स की यहाँ पे बात की जा रही है, इनमें आधारभूत संरचनाओं की क्षति में न केवल बुनियादी सेवाएं जैसे कि पेयजल, सड़कें, ये सब शामिल है, बल्कि क्या, स्वास्थ्य भी, शिक्षा भी, ठीक है, या अन्य सामाजिक सेवा देने वाले सार्वजनिक भवन भी शामिल है, ठीक है। यानी कि किसी भी आपदा के बाद आधारभूत संरचनाओं या ढांचे की क्षति आकलन में अच्छे आकलन के लिए निम्नलिखित जो तथ्य शामिल किए जाने चाहिए। कौन कौन से, देखो, ढांचे का मानवीकरण, फर्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग, यानी कि इसमें जो क्षेत्र में दिए जाने वाले कार्यों और उपलब्ध ढांचों का पता लगता है इसमें, ठीक है, कितने कार्य वहाँ हैं, कितने उनके ढांचे हैं। और इसमें जो है इन्हें सामुदायिक सदस्यों द्वारा निर्मित मानचित्र पर दिखाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो क्षति है उसको भौगोलिक सीमा का वहाँ पे पूरा विवरण किया दिखा जाता है, पूरा देखा जाता है, उसकी सहायता की जाती है। और दूसरा है इसमें हमारा क्षेत्र के स्तर का सर्वेक्षण, ठीक है, एरिया लेवल सर्वे इसको हम बोल सकते हैं, पूरी सर्वे की जाती है सर्वे, ठीक है। इसमें क्षति की मात्रा जानने के लिए प्रत्येक भवन, बुनियादी सेवाओं और सार्वजनिक ढांचों के लिए किया जाता है। इसमें परिवर्तन के लिए उठाए जाने वाले कदम भी शामिल किए जाने चाहिए। और थर्ड हमारा जो हमने भी बताया, फोटो दस्तावेज जो है हमारे फोटोग्राफिक, ठीक है, इसमें हमारा आएगा ढांचे के संबंध में निर्णय में काफ़ी समय लग सकता है, और हो सकता है कि निर्णय बहुत दूर से हो, इसलिए जो है मरम्मत और प्रतिस्थापन के संबंध में सही निर्णय करने के लिए फ़ोटो दस्तावेज सहायता करते हैं, तैयार किए जाते हैं, ठीक है। अब देखो पर्यावरण की क्षति का आकलन। अब देखो ये तो नाम से समझ आ रहा है, पर्यावरण हम सब जानते ही हैं, ठीक है। तो पर्यावरण की क्षति का आकलन है कि आपदा या मानवीय गतिविधियों से जो प्राकृतिक पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा है, इसका मूल्यांकन करना, ठीक है, इसका मूल्यांकन करना। अब अनेक प्राकृतिक संसाधन जैसे कि भूमि, वृक्ष सभी हैं, इन क्षति का आकलन प्रत्यक्ष आकलन किया जाता है, ठीक है। अब फिर भी कुछ क्षति जैसे कि प्रदूषण में कमी, कार्बन उत्सर्जन, ये सब जो हैं आदि की सेवाएं अप्रत्यक्ष होती हैं, ठीक है। अब इन सब पे ध्यान देना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्या है, पारिस्थितिक तंत्र द्वारा दी जाने वस्तु है जो हैं, ठीक है, जो सेवाएं हैं वो क्या है, ऑक्सीजन उत्सर्जन, पर्यावरण आदि प्रभावित हो सकती हैं सब चीज़ें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। अब जो पर्यावरणीय क्षति का जो आकलन है वो किसकी जो करने की प्रक्रिया है, पद्धतियाँ हैं, वो किस प्रकार हैं। एक तो संसाधन मानचित्र के द्वारा, दूसरा है उस क्षेत्र का भ्रमण करके, देख करके वर्चुअली कि कितना कहाँ नुकसान हुआ है, ठीक है। अब देखो आजीविका संबंधित क्षति का आकलन, इसमें हमारा आएगा, इसका अर्थ है कि आपदा, ठीक है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है आपदा या संकट के कारण जो लोगों के रोजगार हैं, आय हैं, ठीक है, जीविकोपार्जन पर जो पड़े असर है उनका मूल्यांकन करना, ठीक है, जो आजीविका पर हमारे असर पड़े हैं उनका। अब इसमें हमारे जो मुख्य बिंदु जैसे आएंगे कि फसल नष्ट हो जाना, ठीक है, खेतों में पानी भर जाना, सब कृषि और पशुपालन में आएगा ये सब कुछ, ठीक है।
मछली पालन और वनोपजन में हम देखेंगे कि तालाब या नदी, समुद्र में उन सब संसाधनों का नष्ट हो जाना, ठीक है। जंगल में आधारित जो रोजगार है, लकड़ी, शहर, इन सब का जो जड़ी बूटी है उन सब का नुकसान हो जाना, ठीक है। व्यवसाय और उद्योग की अगर बात करें, जिसकी छोटी दुकानें हैं, कारखाने, इन सब का बंद हो जाना, ठीक है। उत्पादन पूरी तरह से ठप हो जाता है, ठीक है। तो आय के स्रोत क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब जो श्रमिक वर्ग है, ठीक है, उस पर असर पड़ेगा, ठीक है। तो देखो आर्थिक हानि जो होती है ना, वो दो श्रेणी में उसको विभाजित किया जाता है। एक तो प्रत्यक्ष हानि, दूसरा है अप्रत्यक्ष हानि। प्रत्यक्ष में कैसी कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, जो मैं आपको बता रही हूँ, कृषि, मछली पालन, स्थानीय व्यापार, इन सब के वस्तुओं के उत्पादन में कमी हो जाएगी। और आपदा के कारण जो प्रत्यक्ष हानि की वजह से जो संभावित उत्पादन है या रोजगार है, ये सब अप्रत्यक्ष हानि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब देखो स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव, देखो स्वास्थ्य पे ना बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब जो स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के आकलन को ना आपदा की संभावित सकल प्रभाव के एक भाग के रूप में जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। देखो आपदा पर स्वास्थ्य के नकारात्मक प्रभाव तो पड़ते ही हैं। उनके कारण क्या होता है, जीवन पद्धतियों के कारण स्वास्थ्य के जोखिम आपदा के बाद और कठिन हो जाते हैं, ठीक है। जोखिम आपदा के बाद और कठिन हो जाते हैं स्वास्थ्य जो परिस्थितियाँ हैं, ठीक है। इसलिए जो पीड़ित हैं, विशेषतः जो बच्चे हैं, देखो स्वास्थ्य पर इफेक्ट ना इनको ज़्यादा पड़ता है। जो संवेदनशील जैसे आएंगे, इसमें आएंगी हमारी महिलाएं आएंगी, ठीक है। यहाँ पे देखो गर्भवती हैं, जो स्तनपान कराने वाली हैं, बूढ़े लोग आएंगे, ठीक है। जो निरंतर रोगी होते हैं, ठीक है, या फिर कोई HIV से संक्रमित है, इन सब का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, ठीक है। अब देखो प्रभावित जो ध्यान देने वाली स्थितियाँ हैं ना, जैसे कि पानी का जमा होना, इन्हीं सब चीज़ों से बीमारियाँ फैलती हैं, ठीक है। जो पानी का जमा होना, फिर मच्छरों का बढ़ना, उसके कारण क्या होता है, दुनिया भर के हमारी महामारियाँ फैल जाती है। तो उन सब चीज़ों का ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अब देखूँ आपदा के मनोसामाजिक प्रभाव का आकलन, इसका मतलब भी समझ लेते हैं, ठीक है। आपदा के मनोसामाजिक प्रभाव का आकलन का जो मतलब है, उसका मतलब है कि आपदा के कारण लोगों की मानसिक स्थिति, ठीक है, मानसिक स्थिति और सामाजिक व्यवहार और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़े असर का मूल्यांकन करना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि उनके भावात्मक व्यवहार में उनका झलकता है, जैसे कि क्रोध होना, उत्तेजना, भयाक्रांत, फिर अनिद्रा हो जाना, कार्य से अरुचि हो जाती है, चिंतित रहना, ठीक है। बहुत से लोग पूरे मेंटली स्ट्रेस में चले जाते, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और बच्चों को बुरे सपने आना, ये सब आदि घटना जो होती हैं, ये बहुत ज़्यादा रूप से बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें इन सब चीज़ों का बहुत रूप से ध्यान दिया जाता है, ठीक है। जैसे इसमें होगा हमारा मानसिक और भावनात्मक प्रभाव होता है, जैसे कि भय, चिंता बढ़ना, तनाव बढ़ना, ठीक है, दुख और शोक का बढ़ जाना। सामाजिक व्यवहार पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, जैसे कि परिवार में झगड़े होना, सामाजिक असंतुलन हो जाना, समुदाय में भरोसा और सहयोग की कमी हो जाती है, ठीक है। ये सब किस में आएगा, हमारा मनोसामाजिक प्रभाव का आकलन, ठीक है। फिर देखो काम महिलाओं पर आपदाओं के प्रभाव का आकलन, ठीक है। अब देखो महिलाओं के संबंध में ना एक स्पष्ट रूपरेखा क्षति आकलन में और सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं को जानने में सहायक होती है, ठीक है। जो महिलाएं हैं, ठीक है, इसलिए जो महिलाओं का समूह है ना, समूह का आकलन बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि विभिन्न पक्षों के संदर्भ में निर्णय करने में महिलाओं का जो आकलन है गतिविधि और उनकी भूमिका की सीमा जानने में उपयोगी होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम। तो इतना ही है हमारा चैप्टर, इतने में हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। काफ़ी ईजी था, ठीक है, काफ़ी स्कोरिंग हमारे सब्जेक्ट हैं। तो उसी के साथ हमारी नेक्स्ट वीडियो चैप्टर भी जल्दी आएगा। और साथ ही आपको कौन से टॉपिक, कौन से चैप्टर में कोई कन्फ्यूज़न है, ठीक है, कौन सी बुक आपको पढ़ानी है, वो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा, वीडियोज़ जल्दी आ जाएंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।